कौन बनेगा डॉक्टर? जी हां, कौन बनेगा डॉक्टर? जिसे बनना है डॉक्टर उसे निकालना पड़ेगा सबसे बड़ा रास्ता। अपनी थ्योरी को याद करने के बाद प्रश्नों पे जो उलझन है उस उलझन को खत्म करने का रास्ता जिस विद्यार्थी ने निकाल लिया वही डॉक्टर बनता है। याद रखना, एनसीईआरटी को पढ़ लेना और उसे पे सवाल बना लेना, ये दो बहुत अलग अलग बात हैं। और लाखों बच्चों जिन्हें अभी तक मैंने पढ़ाया है उन पे अगर मैंने सबसे बड़ी कोई समस्या देखी है वो है प्रश्नों को सॉल्व करते समय उनकी समस्याएं। इसलिए मैंने सोचा है कि आपको चैप्टर वाइज हर चैप्टर पे आने वाली परेशानियों पे कुछ वीडियोस, कुछ एमसीक्यू, कुछ टॉपिक बताऊंगा। और आज उसी सीरीज में कौन बनेगा डॉक्टर का डे 2 है। आज डे 1 नहीं, डे 2 है। डे 2 आप लोगों तक पहुंचाने जा रहा हूं मैं। आज मैं आपको जनन स्वास्थ्य के 5 वो बिंदु या 5 वो टॉपिक या 5 वो क्वेश्चन मैं आज आप लोगों के साथ साझा करूंगा जिसको बनाने में बच्चों को परेशानियां होती हैं। और उन परेशानियों को आज तक जो हुई हैं, खासकर इसमें एमसीक्यू है, इसमें सिर्फ प्रश्न बस नहीं होंगे। आने वाले समय में मैं एनसीईआरटी के पॉइंट्स में जो मिस्टेक है उसे भी सामने रखूंगा। एनसीईआरटी के दिए हुए बिंदु पे जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है उसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कुछ टॉपिक है एनसीईआरटी में बहुत कंफ्यूजिंग वे में दिया हुआ है, जेनेटिक्स के बहुत सारे टॉपिक हैं, तो उन्हें भी मैं आसान भाषा में आप तक पहुंचाऊंगा। तो ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेरे लिए मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के इसको बना रहा हूं। अगर आपको पसंद आए तो बस इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे को इस सीरीज में चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सीरीज में कंटिन्यू पूरे एंटायर सिलेबस में अगर मैं फॉलो करता रहूं, हर जगह की कुछ बड़ी बड़ी परेशानियां, क्योंकि यार गाइडेंस में ये बोल देना मतलब बहुत आसान होता है कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, पर हर चैप्टर की कुछ कमियां अगर आप लोगों को साथ में साझा कर दूं तो शायद आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाए कि इन परेशानियों को कैसे सॉल्व करना है। मतलब सबसे बड़ी परेशानी यही है ना भाई कि हम नीट के एग्जाम में जो सवाल नहीं बना पा रहे हैं, ओवरऑल एंडिंग तो वही है, हम बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं बट खेल नहीं पा रहे हैं। क्या मतलब? तो हमें जीतना है और वो जीत जो है कैसे सॉल्व होगी? प्रश्नों को बनाकर। और प्रश्नों को बनाने में ही जो भी परेशानी है, चाहे वो फ्लो चार्ट की, चाहे वो डायग्राम की, चाहे वो एमसीक्यू की, कंफ्यूजिंग पॉइंट के, रॉन्ग स्टेटमेंट का, जो भी, उसे हमें सॉल्व करना है। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। स्टार्ट करते आज की जनन स्वास्थ्य की इस सीरीज पे। सबसे पहले बात करते हैं 5 सवालों पे जिसमें बच्चे कंफ्यूज हुए थे और बच्चों को गलतियां हुई थी इन सभी प्रश्नों पे। हालांकि कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट नहीं है बट फिर भी बच्चे इस पे रॉन्ग कर देते हैं। थोड़ा सा शायद अगर दिमाग लगाया जाता तो इनमें प्रश्न बन जाते। सवाल नंबर पहला जो मैं कहता हूं जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इवन आज भी बच्चों से अगर पूछो तो बच्चे कंफ्यूज होंगे कि पता नहीं क्या ही आंसर होगा इसका। आधे लोग इसे छोड़ देते हैं क्योंकि पता नहीं है, थोड़ा सा अगर आधे लोग इसको गलत साबित कर देते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल है, गर्भ निरोधक सहेली कब के बारे में पूछा कि ये क्या करती है? गर्भाशय में एस्ट्रोजन ग्राही को अवरुद्ध करती है एवं अंडों के रोपण को रोकती है, मादाओं में एस्ट्रोजन की सांद्रता को बढ़ाती है, अंडोत्सर्ग को रोकती है, एक आयुडीज है, एक पश्च मैथुन गर्भ निरोधक है। अब इसमें से कुछ पॉइंट बच्चों को पता है और कुछ पॉइंट बच्चों को नहीं पता है। मैं इस प्रकार के सवालों में बच्चों को सजेशन देता हूं कि जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें एकदम सटीक आंसर नहीं समझ में आ रहा है इसका, तो थोड़ा सा रुकना है। 2 तरीके से सवाल बनते हैं बेटा। पहला सवाल, एक तो वो जो हमें आता है उसको ढूंढ लेना, दूसरा जो हमें नहीं जो सही है उसे ढूंढ लेना, और दूसरा जो गलत है उसे ढूंढ लेना। अगर आपने गलत को ढूंढ लिया तो मामला सही का अपने आप निकल आएगा। अब सवाल शुरू करते हैं कि पहले इसके गलत को काटते हैं। देखो, सबसे पहला गर्भ निरोधक जो सहेली है वो हार्मोनल पिल्स है, ये बात समझ लेते हैं, ठीक है। हमने इसको हार्मोनल पिल्स में पढ़ा है इसको, ठीक है। हालांकि हार्मोनल पिल्स में हमने पढ़ा तो जरूर है, असल में हमने इसको मुखी पिल्स में पढ़ा है, ऐसा समझ लेते हैं। हमने लिखा था मुखी पिल्स, ठीक है। मुखी जो गर्भ निरोधक है हमने उसमें इसको पढ़ा है। टॉपिक ये है मुखी गर्भ निरोधक। अब मुखी गर्भ निरोधक के मैंने आपको 2 पार्ट बताए थे, आपको याद होगा। एक तो सामान्य जो हार्मोनल पिल्स मैंने आपको बताया था, हार्मोनल पिल्स, इसमें माला डी, माला एन वगैरह वगैरह होती है। इसमें हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं? इसमें हम लोग यूज करते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन वगैरह वगैरह। अब बच्चे इसी को बस याद रखते हैं और दूसरा भूल जाते हैं। ये एक पहला पार्ट है। अब इसमें आपको पता है कि अगर मुखी गर्भ निरोधक है तो आईयूडी तो डेफिनेटली नहीं होगा।
अगर मुखी गर्भ निरोधक है तो पश्च मैथुन गर्भ निरोधक नहीं है, ये मैथुन से पहले ली जाने वाली गर्भ निरोधक है। इंटेलिजेंस पिल्स वगैरह जो होती हैं वो बाद में ली जाती हैं और आयोडीज लिया जाता है, तो ये सहेली बाद में नहीं ली जा सकती। अब तीसरा सवाल है, अब आना है इन दोनों पॉइंट पे। तो बच्चे जनरली क्या कर देंगे कि एस्ट्रोजन की सांद्रता को बढ़ा देती है और अंडोत्सर्ग को रोक देती होगी, ये सहेली का मेन काम होगा। पर मैं आपको बता दूं, ये फंक्शन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की सांद्रता का बढ़ाने का हार्मोनल पिल्स का है। ये हार्मोनल पिल्स में ये काम करते हैं, ठीक है, हार्मोनल पिल्स में काम करते हैं। और एनसीईआरटी का जो स्टेटमेंट होगा, आप देखेंगे कि जो सहेली है बेटा, वो सहेली जो है नॉन स्टेरॉइडल है। सहेली तो क्या है, नॉन स्टेरॉइडल है। अब नॉन स्टेरॉइडल है मतलब उसमें स्टेरॉइड नहीं होता, तो आपको दिमाग लगाना है कि एस्ट्रोजन लेकिन तो स्टेरॉइड हो गया, एस्ट्रोजन जो है वो तो स्टेरॉइड हो गया, तो इसलिए ये भी आंसर रॉन्ग है कि सहेली भैया अंडोत्सर्ग को नहीं रोकती है। ये माला डी और माला एन का फंक्शन है, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो एस्ट्रोजन जो है बेटा जी, आपको दिमाग तुरंत लगाना है कि नॉन स्टेरॉइडल बोला है तो मतलब स्टेरॉइड तो है नहीं, और अगर नॉन स्टेरॉइडल बोला है तो इसमें हम कोई भी हार्मोन का यूज नहीं करेंगे। इसमें हम यूज करते हैं क्या, असल में हम एस्ट्रोजन ग्राही को अवरुद्ध करते हैं और अंडों के रोपण को रोकते हैं। इस वजह से ये थोड़ा सा लीस्ट साइड इफेक्ट है, क्योंकि इसमें स्टेरॉइड नहीं होता और स्टेरॉइड हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। अब इस सवाल को बनाने के लिए समझ रहे, पूरे चैप्टर्स के निचोड़ निकल कर आ गए। आपको इस चैप्टर को बनाने में जरूरत पड़ गई कौन से चैप्टर की, हार्मोन वाले चैप्टर में। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये टॉपिक जो है कठिन था, ये टॉपिक जो है सिलेबस के बाहर का, बिल्कुल नहीं, एग्जैक्ट एनसीईआरटी के सिलेबस का ही पार्ट है ये। बट बनाने में 2-3 चैप्टर्स की हेल्प लग सकती है और उसके बाद आपका आंसर बन सकता है 3 गलत हो, अगर आपने ढूंढ लिया तो एक सही जवाब है। तो बड़ी सीख है इस प्रश्न के साथ में जो बच्चों को मिलेगी। पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगला सवाल है, दूसरे नंबर की सीख देता हूं मैं, और ये बहुत छोटी सीख है जो प्रश्नों को बनाते समय मैक्सिमम मैं समझता हूं कि बच्चे उतावलेपन में ये सवाल गलत करते हैं। देखना, और उस साल जब ये सवाल आया था 2021 में, तो बच्चों ने गलत किया था इसको। रतिज रोग, अब आधे लोगों को रतिज रोग का मतलब ही नहीं पता था। एनसीईआरटी में एसटीडी को सबसे पहला, ध्यान से ना पढ़ना, इस प्रश्न को गलत करने का नतीजा है। एसटीडी को हमने आरटीआई भी पढ़ा है और आरटीआई को वेनरल डिजीज भी पढ़ा है, वीडी, और इसी वीडी का फुल हिंदी नाम है रतिज रोग। तो आधे बच्चों को रतिज रोग पता ही नहीं था। मैं जिन बच्चों के साथ इर्द गिर्द में था, मतलब ठीक है 50-60 लोगों को पता था, बट मैक्सिमम लोगों को नहीं पता था जो एवरेज स्टूडेंट थे। अब उन्हीं एवरेज स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर, तो उन्हीं को तो इंप्रूव करने की जरूरत है। तो रतिज रोग आधे लोगों को पता नहीं था, ये आधे लोगों ने इसी के मामले में पता नहीं कौन सा रोग है भाई ये वाला, समझ ही नहीं आया, बोले कि कौन सा संचरित होता है। ठीक है, रतिज रोग किससे संचरित होता है ये लोगों को नहीं पता। वीडी जो है पहले ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है कि फुल फॉर्म बढ़िया पता रहना चाहिए। दूसरा, अब सवाल शुरू किया कि चलो मान लो किसी को पता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज है, तो क्या ये रोगाणु रहित सुइयों से उपयोग से संक्रमित व्यक्ति के रक्त चढ़ाने, मादा से भ्रूण में, चुंबन से, वंशागत से। अब यहां पर सवालों का जवाब शुरू हुआ। सबसे पहला सवाल यहां पर आता है कि ठीक है भैया, वंशागत से तो नहीं फैलता है एसटीडी, चुंबन से भी नहीं फैलता है, मां से बच्चे में फैल जाता है, ये बात तो सही है, ये पता है। अब सवाल है कि रोगाणु रहित सुइयों के उपयोग से, रोगाणु रहित सुइयों के उपयोग से। अब बच्चों ने जब पढ़ा तो ये नहीं बोला कि रोगाणु रहित लिखा है, और इंग्लिश वाले तो और बच्चों ने गलत किया क्योंकि उस पे स्टेराइल लिखा हुआ था, मतलब जो कि साफ एकदम बढ़िया, ठीक है, मतलब वो मतलब पूरा साफ एकदम वाला, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है, मतलब कंटामिनेशन फ्री था उसमें। अब जब उनके पास में कंटामिनेशन फ्री था तो रोगाणु रहित को ना पढ़ के रोगाणु सहित पढ़ लेते हैं, जबकि रोगाणु रहित सुइयों से कोई बीमारी कैसे फैलेगी भाई, तो ये वाला आंसर जो है वहां पर रॉन्ग हो गया। तो आपको बताना है निम्न में से कितने विकल्प आपको सही उत्तर का चयन कर रहे हैं, किससे किससे फैल सकता है, संक्रमित माता के भ्रूण से, रक्त चढ़ाने से, बी और सी आंसर इसलिए ये है, लोगों ने ए बी सी तीनों लगाया था इसलिए गलत हो जाता है। समझ में आई मेरी बात? तो आप लोगों को याद रखना है कि यहां पर स्टेराइल निडल, ठीक है, मतलब उसके पास में निडल में कोई कंटामिनेशन नहीं है, ये पहला पॉइंट, और यहां पर लोगों ने इसमें पढ़ने में रॉन्ग किया और गलती हो गई। तीसरा और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग, एक साथ मैं 3 क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा जो एनसीईआरटी में लिखा है, उसी को पढ़ के कंफ्यूजन है। एनसीईआरटी कॉपर मोचित आयोडीज, ये आयोडी जो होता है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को लिखती है, और इसमें सवाल क्या है पहले देखते हैं।
कॉपर मोचित आयोडीज में सबसे पहला काम क्या है? ये युग्मक जनन को रोकती है, गर्भाशय के रोपण के लिए अनुपयुक्त बना देती है, अंडोत्सर्ग को संदमित कर देती है, शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को कम करती है। जिसने भी पढ़ा डेफिनेटली ये जवाब बना लिया कि निषेचन क्षमता को कम करती है, हमने मान भी लिया कि निषेचन क्षमता को कम करती है, गतिशीलता को कम करती है, हमने लिखा हुआ है। सेम दूसरा प्रश्न अब आएगा ये वाला। अब दूसरे प्रश्न में क्या है? वॉल्ट आईयूडी शुक्रवाहक उच्छेदन, नलिका उच्छेदन छोड़ दो, सिर्फ इस आईयूडी को चेक करो कि इस आईयूडी का आंसर आएगा तीसरा वाला। ठीक है, आईयूडी गर्भाशय में शुक्राणु की भक्षाणु प्रक्रिया करती है। अब सवाल को समझो, लिपिस लूप रबड़ का अलग मामला है, हार्मोनल वाला अलग है। अब बचा कॉपर। कॉपर के बारे में पूछा जाएगा कि यार ये जो कॉपर आयन है ये क्या काम करते हैं। ठीक है, ये कॉपर आयन क्या काम करते हैं एग्जैक्ट अगर पूछा जाए कि कॉपर आयन करते क्या है, तो भक्षाणु प्रक्रिया को बढ़ाता है। ये पूरे रेफरेंसेस बुक में जहां पे भी तुम पढ़ोगे ये मिलेगा। असल में कॉपर का काम ये होता है कि ये भक्षाणु प्रक्रिया को बढ़ाता है। पर ऑप्शन में होगा तो क्या टिक करना है? अब यहां पे देखो, इस प्रश्न को पढ़ो। इस प्रश्न में ताम्र विमोचन आयोडीज में, कॉपर आयोडीज में जो कॉपर है वो 2010 में पूछा गया कि क्या काम करते हैं। अंतरोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं, भक्षाणु की क्रिया बढ़ाते हैं, शुक्राणु की गतिशीलता का दमन करते हैं, या जो कूट सिलोम होते हैं वगैरह वगैरह जो भी। कॉपर के ऊपर में जब सवाल आया तो अब ये वाला तो लोगों को डेफिनेटली पता है कि नहीं है। अब आया कि भक्षाणु कोशिका को बढ़ाएगा, प्रक्रिया को बढ़ाएगा या गतिशीलता को बढ़ाएगा, क्या गतिशीलता को दमन करेगा, क्या लगता है? उस साल का ये जवाब ये वाला बनता है। अब सवाल यहां पे कंफ्यूजन का होता है कि सर क्यों? एनसीईआरटी में तो भक्षाणु प्रक्रिया भी लिखी रहती है, और मैं भी इवन बच्चों को जब पढ़ाता हूं तो यही कहता हूं कि यार ये जो कॉपर है ना असल में भक्षाणु करने के लिए जाना जाता है, ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। लेकिन हम यहां पर आंसर लिख रहे हैं कि कॉपर जो है वो गतिशीलता को दमन करते हैं। तो सो बेसिकली पॉइंट इज कि ये है गर्भाशय मान लो, और इस गर्भाशय में मान लेते हैं यहां पर कॉपर टी है। तो सबसे पहले अगर आपको भक्षाणु को मारना है किसी को, तो रोकना तो सबसे पहले पड़ेगा ना भाई। समझ में आई मेरी बात? अगर स्पर्म बहुत तेजी से मूव कर रहा है तो आप उसे मार नहीं सकते। तो सबसे पहले ये लोग भक्षाणु करते कैसे हैं? सबसे पहले उसकी गतिशीलता का दमन करते हैं, निषेचन क्षमता को मारते हैं। उसके बाद जब स्पर्म वहां पे रुक जाएगा तो डेफिनेटली उसको भक्षाणु प्रक्रिया हो जाती है। तो कभी भी ये प्रश्न आएगा तो आप हमेशा याद रखना कि अगर ये गतिशीलता का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तब आप भक्षाणु को टिक करेंगे, अदरवाइज ये दोनों ऑप्शन अगर दिया है तो आप गतिशीलता को ज्यादा बड़ा प्रेफरेंस देंगे। ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना और इससे संबंधित जितने भी सवाल है उनको देख लेना। ये भी देखो, कॉपर मोचित अंतःगर्भाशय युक्ति आयोडीज से निकलने वाले कॉपर आयन क्या करते हैं। अब इस प्रश्न में एकदम सीधा सा जवाब होगा। ठीक है, ये अनुपयुक्त तो नहीं बनाएगा, अंडोत्सर्ग को ये रोकने का काम नहीं है। ये अंडोत्सर्ग को रोकने का काम याद रखना मुखी गर्भ निरोधक हार्मोनल को जो हम खाते हैं वो वाला है। ये जो है अनुपयुक्त बनाने का काम जो है ये मुख्य रूप से मतलब जो हार्मोनल आयोडीज है उसका है। ठीक है, अब भक्षाणु प्रक्रिया को कम करना डेफिनेटली रॉन्ग हो गया, तब आंसर आपका गतिशीलता को कम करना बन जाएगा। तो प्रश्नों को पढ़ना बहुत जरूरी है। एक और प्रश्न आता है यहां पर, उल्व वेधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इस प्रश्न में भी वही है कि अगर आपको सही नहीं पता है तो गलत को ढूंढ लीजिए, या गलत नहीं पता है तो सही ढूंढ लीजिए। आपको पता है कि किसको नहीं करता है। जैसे आपको पता है कि भैया जब स्त्री को 1 सप्ताह के बीच का गर्भ होता है तो पता लगा सकते हैं हम इससे। प्रसव लिंग निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये बात सही है। डाउन सिंड्रोम का पता लगा सकते हैं, क्लेफ्ट तालु का पता नहीं लगाते। अगर हम इसका पता नहीं लगा सकते सो डेफिनेटली यही आंसर होगा। सो बेसिक पॉइंट इज कि ये पूरे चैप्टर में आपको ऐसे 2-4 जगह पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर कंफ्यूजन होता है। और भी एक इसका पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा जनसंख्या वृद्धि को ना मतलब एमएमआर कैसे प्रभावित नहीं कर रहा है, वो एक वाला क्वेश्चन था। और 2-4 क्वेश्चन, अभी इसमें 5-10 क्वेश्चन ऐसे जो कंफ्यूजन करते हैं, इसका पार्ट 2 फिर मैं आपको बताऊंगा। सो आज बेसिकली मैंने आपको ये समझाया कि आप जब भी कभी ऐसे प्रश्न बनाएंगे तो प्रश्न बनाते समय आपको बात ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी के बाहर की चीजें थोड़ा सा नहीं आएंगी, एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर से लिंक लेकिन जरूर आएगी। आपको लगेगा ये आउट ऑफ सिलेबस है, आप चिल्लाएंगे, गालियां देंगे लोगों को, एनसीईआरटी के बाहर का आ गया, बाहर का आ गया, पूरी दुनिया कहती थी एनसीईआरटी से आएगा, पर आप गलत होंगे। और एक बार आपका एग्जाम नहीं निकलता, आप दुनिया को कितनी गालियां देते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसे मार भी डालो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नुकसान आपका हुआ, एग्जाम आपका नहीं निकलेगा। इसलिए एग्जाम से पहले अपने आप को हर एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं बच्चे आप लोगों को? मैं आपको बस ये चाहता हूं कि आप अनावश्यक चीजों के पढ़ने से बचें, आवश्यक चीजों को बार बार पढ़ें और उससे संबंधित सवालों को बनाने के लिए खुद को
एक टॉपर की तरह तैयार करिए। और इसीलिए मैं ये सीरीज आपके लिए लेकर आया। होप सो ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसके एक दूसरे पार्ट को भी मैं आप लोगों के साथ जल्द ही आपके साथ साझा करूंगा। ये वो सारी चीजें हैं बेटा जी, ये वो चैनल है जहां पर आपको वो सारी चीजें मिलेगी, जिसका नाम है अनअकैडमी नीट हिंदी। प्लीज डू सब्सक्राइब अगर वीडियो पसंद आई हो तो। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम हैंडल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय हमारा 7 डे फ्री ट्रायल चल रहा है अनअकैडमी की तरफ से। 7 दिन हमारे आप सारे पेड कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। डीपीपी, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब एक्सेस कर सकते हैं फ्री में। पुराने वीडियोज, आने वाली वीडियो सब एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिंक अनअकैडमी नीट हिंदी पे मैंने दे दी है। जाइए फटाफट उस लिंक के माध्यम से और ज्वाइन कर लीजिए सबसे बेहतरीन तरीके से इंडिया के बेस्ट लीडिंग प्लेटफॉर्म को, जिसका ऑफर 3 दिन तक ही था। 1 तारीख से स्टार्ट हुआ, 3 तारीख को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। 7 दिन के लिए आपके पास ऑफर है। 7 डे फ्री एक्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस एंड अनअकैडमी का आपको मिल जाएगा। फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप हमसे हमें पढ़ना पसंद आता है तो अनअकैडमी के फिनिक्स प्रो रीलोडेड बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2499 रुपए की बैच है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाइए ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा निम्बस प्रो रीलोडेड बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये आपको 4999 रुपए में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए। 23 प्रिंटेड पुस्तक के 15 ऑनलाइन टेस्ट आपको 3399 रुपए में मिलेगा। आपको इसके लिए अनअकैडमी के स्टोर पे जाना है, वहां पर जाकर हिंदी मीडियम नोट सर्च करिए और जाकर ऑर्डर कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, उनसे भी पूछिए कि क्या आपको इस चैप्टर को पढ़ने में समस्या आती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि अगर समस्या नहीं आती है तो कई बार हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये परेशानी आती तो है, पर बच्चों को जब तक सवाल नहीं बनाओगे ना तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तुम्हें लगेगा कि चैप्टर बहुत आसान है। और मैं दावे से कहता हूं जनरल स्वास्थ्य इतना इजी चैप्टर है, फिर भी मतलब बहुत मुश्किल है कि पूरे के पूरे सवाल इससे लोग बना पाते हो। इवन ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी वैसे ही है, सबको अच्छा लगता है लेकिन फिर भी सवाल नीट में नहीं बना पाते। थोड़ा सा घुमा देता है, लोग नहीं बना पाते। इसलिए इन घुमाव को आपको समझना है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।